हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज हम लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। एंड जो हमारा पहला टॉपिक है, पहला क्या जो हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था टॉपिक, वो था हमारा कन्वेंशनल फ्लो एंड एक्चुअल फ्लो। और जिसने अब तक सेकंड वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए कन्वेंशनल फ्लो क्या होता है। कन्वेंशनल फ्लो हमारा इमेजिनरी फ्लो होता है एक टाइप का, ठीक है। अब हमें क्या लगता है कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक जा रहे हैं। अब जो बैटरी होती है, देखो टर्मिनल्स अभी समझ आएंगे। हमारी बैटरी होती है ना, दो या दो से ज़्यादा सेल्स का कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। अब जो लॉन्गर वर्टिकल लाइन होती है आपकी, ठीक है, ये आपका बैटरी का सिंबल है। तो जो लॉन्गर वर्टिकल लाइन होगी वो पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, एंड जो आपकी छोटी वर्टिकल लाइन होगी या फिर शॉर्ट वर्टिकल लाइन होगी वो आप नेगेटिव से डिनोट करेंगे। तो ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि कन्वेंशनल करंट क्या करता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है वो, ठीक है। और जो एक्चुअल फ्लो होता है वो हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है। इतना समझ आया। अब हम आगे देखते हैं कि फ्लो ऑफ करंट कैसा होता है। तो देखो, जब हमारी मेटल वायर है वो बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, हमने यहाँ पे कोई भी बैटरी नहीं कनेक्ट कर रखी, तो इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल वायर में वो रेंडमली मूव करेंगे, ठीक है। अब एक बात देखो, आप क्लास में हो, ठीक है, बैटरी को आप एज अ टीचर मानो और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्टूडेंट्स हैं। तो अगर क्लास में टीचर नहीं है तो बच्चे रैंडमली घूम रहे होते हैं ना, मस्ती कर रहे होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे है, क्या होता है कि अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रैंडमली मूव करेंगे इधर से उधर। लेकिन जैसे ही हम वायर में क्या बोलते हैं, जो ये वायर है इसमें हम बैटरी कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एक्चुअल फ्लो कहाँ से होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो मैंने यहाँ पे डिनोट कर रखा है कि नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे जाएंगे इलेक्ट्रॉन। और कन्वेंशनली हमें क्या लगता है इमेजिनेशन में कि कन्वेंशनल करंट क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। क्लियर। अब हमारा ये होता है, ये बैटरी से कनेक्टेड होगा तभी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। अब देखते हैं हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूस हमारा कंडक्टिंग पाथ होता है, ठीक है, वायर्स का, जिसके अंदर हम बल्ब, स्विच, बैटरी और रेजिस्टर्स, वोल्ट मीटर, एमीटर सबको कनेक्ट करके हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। तो अगर हम नॉर्मली देखें तो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हमें एक बल्ब चाहिए, एक स्विच चाहिए। अब ये जो स्विच है, अगर मैं इस वाले पॉइंट से इसको जोड़ देती हूँ तो ये क्या होगा, क्लोज्ड होगा, उसमें आपकी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्लो करेंगे। लेकिन अगर बाई चांस मैंने ये चीज हटा दी, मतलब ये जो कनेक्शन है इसे तोड़ दिया, तो आपका स्विच ओपन होगा। तो इस टाइम पे जो आपके जो वो है क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मेरा क्लोज्ड सर्किट है तो बल्ब ग्लो करेगा, और अगर ओपन है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आपका सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ सिंबल्स जो इलेक्ट्रिक आपके सर्किट में यूज होते हैं, वो मैंने आपका इलेक्ट्रिक सर्किट बताया था। अब उनके सिंबल्स क्या होते हैं जो हम सर्किट डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट अलग था, जो मैंने आपको बताया कि हाँ ये चीज़ें होती हैं उसके अंदर, उसको कंबाइन करके हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। अब उसकी कुछ सिंबल है जिससे मिलके हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे, ठीक है। तो देखो पहले तो सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से, ओके। एक डैश बनाना है, दो वर्टिकल लाइन बनानी है, एक लंबी एक बड़ी, और उसके बाद प्लस एंड माइनस लगा देना है। फिर आपके आ जाती है एक बैटरी जो आपके सेल्स को कंबाइन करके बनती है, एक या एक से ज़्यादा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कनेक्टिंग वायर्स की। वायर्स मतलब सीधी लाइन से आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर आया था वायर जॉइंट। अगर आपको बीच में कोई वायर को ज्वाइन करना है तो आप ये जो वायर ला रही है इसको बीच में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, इससे यूज़ करेंगे। अब क्रॉसिंग वायर मतलब दो वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो उसके लिए आपको एक ऐसे बनाना पड़ेगा और इस टाइप से आपका जो है सिंबल बन जाएगा। अब फिक्स रेजिस्टेंस के लिए आपको ये सिंबल यूज़ करना है। और अगर आपकी रेजिस्टेंस वेरिएबल है, रेजिस्टेंस बताऊंगी बट अभी सिंबल से याद कर लो तो बेटर रहेगा। एक रेजिस्टेंस जैसा बनाया और एक ऐसे एरो बना दी उसके ऊपर, ठीक है। फिर ओपन सर्किट, जहाँ पे आपका जो है वायर जो है ओपन रहेगी, ठीक है। इसमें ओपन सर्किट में आपका जो है करंट फ्लो नहीं होता, और इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बेटर वे ये होता है रिप्रेजेंट करने का, वेरिएबल रेजिस्टेंस को बेटर वे में रिप्रेजेंट करने के लिए ये होता है, ठीक है। कर आप कुछ भी सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मेसी सा बन जाता है ना, कुछ समझने में दिक्कत आ जाती है कि हाँ ये ओपन है क्लोज है, कुछ समझ नहीं आता, तो इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। इसमें आप ये भी कर सकते हैं, ईजी है। अच्छा, फिर क्लोज्ड में आपको ऐसा बनाना है, इसमें आपका करंट फ्लो करता है, एंड उसके बाद जो है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब इस टाइप से बनता है।
और एक इस टाइप से, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली हम इसी टाइप से बनाते हैं। अच्छा, अब आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो इन सबको कंबाइन करके बनता है, तो एक बार वो बता देती हूँ, ठीक है। ये देखिए, जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ पे बीच में मैं एक बल्ब लगा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ओपन मतलब लगाया, यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दी, ठीक है, प्लस माइनस। क्लियर है? ये हमारा एक सर्किट डायग्राम बन चुका है। करंट आपका कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, मतलब हम दिखाते कहाँ पे कन्वेंशनली, देखो ऐसे, ये करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल फ्लो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन हम दिखाते इस तरीके से ऐसे। क्लियर? अभी आपको आई गेस अच्छे से समझ आई होगी ये वाली चीज़। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर मेरा क्लोज सर्किट बनाना है तो मैं इस पे ऐसे बना दूंगी। अब आपके कुछ एमीटर होते हैं, वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर आपको बताया जाएगा कि वो पैरेलल में लगा है या सीरीज में, किस में लगा है वो मैंने लास्ट। अब देखते हैं, आपके कुछ 3 सिंबल रहेंगे एमीटर और वोल्ट मीटर का भी, तो उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, V लगा दिया, प्लस माइनस लगा दो, ठीक है। फिर ऐसे सर्कल बना के A बना दिया, प्लस माइनस। फिर ऐसे गैल्वेनोमीटर के लिए भी G लगा के यहाँ पे प्लस माइनस। ये किसका है आपका वोल्ट मीटर, ये आपका एमीटर, एंड ये है आपका गैल्वेनोमीटर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ओम्स लॉ, ओके। देखिए भाई, अब हम देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये स्पेसिफाइड किया गया कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होगा तब क्या होगा, जो करंट फ्लो कर रहा होगा ना कंडक्टर में, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। मतलब आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका वी के, जब वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। अब कांस्टेंट टेम्परेचर पे, अब ये आपको समझ आ गया कि आई है वो करंट है, वी आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन मेन पॉइंट आता है अब ये प्रोपोर्शनल क्या है ना। प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि जितना मेरा करंट बढ़ रहा है ना, उतना ही मेरा क्या बढ़ेगा, अगर मैं करंट फ्लो करूंगी जितना ज़्यादा, उतना ही आपका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। जितना मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना करंट बढ़ेगा, ठीक है। तो वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये समझ आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। अब आई है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, वी के। आई यहाँ पे क्या है, करंट है, किस पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और वी मेरा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अब जब हम एक प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। जैसे अगर आपने 9th में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन पढ़ा होगा ना, जिसमें आपका जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मासेस के, है ना, 2 मासेस के। तो जब आप इस कांस्टेंट को हटाते हो तो जी आता है ना आपका एक कांस्टेंट, जो कि आपका क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है, ठीक है। अब वैसे ही जब मैं यहाँ से एक प्रोपोर्शनल हटाऊंगी तो मेरे पास एक प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, मतलब कांस्टेंट क्या आएगा, आर। आर क्या है, मेरा रेजिस्टेंस है, ओके। इतना क्लियर हुआ। और v बाई आई, मतलब कि अगर मैं ये जो i मल्टीप्लाई में है इसको डिवाइड में ले जाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, r, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की हमारी जो डेफिनेशन होती है वो क्या कहती है कि रेशियो जब हम अप्लाई करेंगे, मतलब रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका रेशियो अप्लाइड बिटवीन 2 एंड्स, 2 एंड्स में ही लगता है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। एक पॉइंट पे तो नहीं लगता, 2 पॉइंट्स पे लगता है, ठीक है। अप्लाइड बिटवीन दी ends of conductor and the current flowing through it is constant, मतलब कि रेशियो किसका होगा, v by i का, और ये क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। अब इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है कि ये एक अपोजिशन होता है किसका, फ्लो ऑफ करंट का, मतलब कि ना ये जो फ्लो है करंट का उसको अपोज कर देता है, ठीक है। अब एक बात देखो, बल्क में आपका जो करंट है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब किसी को भी मतलब उस सर्किट को खुद को भी डिफेक्ट हो सकता है उस चीज़ में, इसलिए बीच में जैसे हम चल रहे होते हैं, ठीक है, रोड पे, तो बीच में ब्रेकर्स लगाए जाते हैं ना कि हमारी स्पीड स्लो हो जाए। वैसे ही करंट के फ्लो को बैलेंस करने के लिए बीच बीच में क्या लगाए जाते हैं, रेजिस्टर्स लगाए जाते हैं, ताकि उसका करंट को अपोज कर सके, ओके। अब आगे देखते हैं हम जो पोटेंशियल, मतलब ये जो है ओम्स लॉ का ग्राफ, ठीक है। ये भी पेपर में पूछा जाता है कि ओम्स लॉ का ग्राफ कैसे बनता है, वी और आई का ग्राफ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। या तो आपसे क्या पूछा जाएगा, वी आई का ग्राफ या फिर ओम्स लॉ का, ठीक है। तो वी मैं यहाँ पे बनाती हूँ,
और I मैं यहाँ पे बनाती हूँ। अब ना मुझे ये कहा गया था कि V जो और I है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के, ठीक है। अगर मैं V को आधा कर दूँ, मतलब V/2 कर दिया, तो मेरा करंट भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं अगर तेरी एनर्जी लो गई तो मेरी भी हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से याद कर लो इसको। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मतलब दोनों इक्वल क्वांटिटी में क्या होंगे, बढ़ेंगे, और अगर कम होगा तो वो भी इक्वल क्वांटिटी में ही होगा। इतना क्लियर हुआ। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें दो फॉर्मूलाज हमने कर लिए, एक ही किया है वैसे तो। R जो है वो V/I है, ठीक है। और एक क्या पढ़ा हमने, R जो है V है वो IR है, ठीक है। ये दो फॉर्मूलाज देखिए अभी हमने, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स में ऑफ अ वायर ऑफ 2 एम्पियर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बोल रखा है और करंट कितना दे रखा है, 2 एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ओके। अच्छा, और क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको दे रखा है 0.1 वोल्ट। तो आप इजीली रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, कैसे आएगा, 0.1/2, पॉइंट हटा दिया, नीचे 10 आ गया, तो 1/20 मेरी क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। अब आप ये सोच रहे होगे कि ना यहाँ पे मैंने कोई वो तो लगाई नहीं, यूनिट नहीं लगाई इसकी, ठीक है। तो यूनिट इसकी क्या होगी, एक तो आप बोल सकते हो इसकी यूनिट V/A, ठीक है। 1/20 जो है इसको उसमें भी लिख सकते हो आप, जो आपकी वैल्यू है क्या आ जाएगी, 0.005 वोल्ट एम्पियर इनवर्स। अब वोल्ट एम्पियर इनवर्स है ना, थोड़ा सा वो है, तो हम जो हमने ओम जहाँ से रेजिस्टेंस जहाँ से निकाली है उसी साइंटिस्ट का नाम से हमने क्या बना दी, एक यूनिट बना दी जिसका सिंबल होता है ये, ठीक है। बल्ब जैसे हम बनाते हैं, बल्ब को हम ऐसे बना देते हैं ना, बीच में, बल्ब के बीच में से ये लाइन हटा दो तो ओम का सिंबल बन गया, और ये क्या होती है, यूनिट होती है आपकी रेजिस्टेंस की। क्लियर इतना, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं दो, एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में दूंगी। यहाँ देखिए भाई, अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन जिसमें आपको क्या बोला है, एक सिंपल सर्किट है जिसके पास 24 वोल्ट बैटरी है और रेजिस्टर है 6 ओम का। अब वोल्ट है, ऑफ कोर्स आपकी वोल्टेज होगी, और रेजिस्टर्स ओम में क्या होगी आपकी रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है। अब जो हमारा फॉर्मूला था वो V = I/R था, है ना। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, I, तो आपको क्या करोगे, V/R, ठीक है। तो I निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 24, ठीक है, बाय में 60, ठीक है। इसमें क्या कर दोगे, 1 2 3 0, ठीक है। फिर यहाँ पे सिमिलरली 6 और यहाँ पे 1 और 5, 6/15 कुछ आ जाएगा आपका करंट एम्पियर में, ओके। और अगर आप इसको मतलब फ्रैक्शंस की जगह डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो 0.4 एम्पियर आ जाएगा। क्लियर। अभी नेक्स्ट आपका देखते हैं हम क्या, गुड कंडक्टर्स, रेजिस्टर्स और इंसुलेटर्स, ठीक है। अब गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनके पास क्या हो, सब्सटेंसेस जिनकी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो, मतलब गुड, हमने कंडक्टर्स पढ़ लिए, ठीक है, इंसुलेटर्स पढ़ लिए। लेकिन अब हम देखेंगे गुड कंडक्टर्स और रेजिस्टर्स साथ में इंसुलेटर्स, इन तीनों का काम देखेंगे। तो अगर आपका कंडक्टर अच्छा है, मतलब कि गुड कंडक्टर आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी क्या होगी, लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगी, मतलब जो करंट का फ्लो है ना वो कम अपोज होगा उसमें। फिर हम बात कर लेते हैं कुछ जिनकी आपकी क्या होती है, लो रेजिस्टेंस होते हैं, वो आपके बैड कंडक्टर्स होते हैं, मतलब वो ना ज़्यादा फ्लो को अपोज कर रहे हैं। अब क्या होता है, जो आपकी इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं वो किससे बनी होती हैं,
एल्यूमिनियम, कॉपर, तो ये क्या होती है, लो रेजिस्टेंस वाली वायर होती हैं, ठीक है। और जो सब्सटेंसेस जिनकी कंपैरेटिवली हाई रेजिस्टेंस हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टर्स बोलते हैं। अब रेजिस्टर्स क्या होते हैं, एक नई टर्म है जिसमें क्या हो, आपकी रेजिस्टेंस आपकी हाई हो, ठीक है, मतलब कि आर आपका क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इंसुलेटर्स पे। इंसुलेटर्स की तो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट हम बोल सकते हैं कि वो इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस होती है उनकी। उसके बाद अब हमारे होते हैं कुछ फैक्टर्स जिनके ऊपर हमारी जो है डिपेंड करती है रेजिस्टेंस, ठीक है। पहला फैक्टर आ जाता है हमारी लेंथ, ठीक है। अब जो हमारी लेंथ होती है ना, उससे जो हमारी रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब कि जितनी आपकी लेंथ ज़्यादा होती जाएगी उतनी आपकी क्या होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है। सेकेंडली अगर मैं किसकी बात करूं, आपकी एरिया पे, ठीक है, तो एरिया आपका क्या कहता है कि वो रेजिस्टेंस जो है आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एरिया की, मतलब कि जितना ज़्यादा आप एरिया लोगे उतनी कम रेजिस्टेंस, और जितना कम रेजिस्टेंस मतलब जितना कम एरिया उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस। अब एक बात देखो, अगर आपकी लेंथ ज़्यादा है, मतलब आपने ज़्यादा लंबी ले ली, अब रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। एरिया क्या होता है, मतलब कि आपने क्या किया, इतनी छोटी सी ले ली जगह। अब टीचर है, एक छोटी क्लास में है, एक बड़ी क्लास में, एक ही टीचर है इतनी, तो अब जो छोटी क्लास में है, कम बच्चे हैं, तो उस पर टीचर ज़्यादा ध्यान देगी ना एज कम्पेयर टू बड़ी क्लास में, है ना। सब बच्चों पे एक साथ ध्यान नहीं दिया जाता, तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी आपकी कम क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी, उतना आपको कम अपोज किया जाएगा, ओके। और जितनी छोटी क्लास होगी, जितना छोटा एरिया होगा, उतना आपको ज़्यादा अपोज किया जाएगा, ठीक है। अब कई बार वो नेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है आपकी, ठीक है। नेचर पे कैसे डिपेंड करती है कि कुछ मटेरियल्स जो होते हैं जिनकी हाई रेजिस्टेंस होती है और कुछ की क्या होती है, लो रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब टेम्परेचर क्या होता है, एक लास्ट जो फैक्टर है वो क्या है, हमारा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होता है, जो प्योर आपके मेटल्स होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं जैसे ही हम क्या करते हैं, राइज करते हैं टेम्परेचर, मतलब जैसे रेजिस्टेंस है ना वो बढ़ जाती है जैसे ही टेम्परेचर का राइज हो। और कुछ आपके जो होते हैं टेम्परेचर कम होने पे आपकी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है रेजिस्टेंस, ठीक है। ये भी क्लियर हुआ। टेम्परेचर का एक बार दोबारा बता देती हूँ, ठीक है। टेम्परेचर क्या कह रहा है कि जितनी आपकी क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी, प्योर मेटल्स है तो उसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी साथ में, ठीक है। और अगर ये सिर्फ प्योर मेटल्स के लिए बता रही हूँ मैं, ओके, ये याद रखना। और दूसरा क्या बोला कि अगर मेरा टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो आपकी रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार इसको इकट्ठा कर देते हैं। जो मेरा आर है ना, वो मेरा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, है ना। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, एल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको सेकंड इक्वेशन। और हमने ये थर्ड इक्वेशन निकाली इन दोनों को कंबाइन करके, ठीक है। अब मैंने यहाँ से ये हटाया, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगी तो एक कांस्टेंट पक्का आएगा। अब वो कांस्टेंट आता है आपका रो, ठीक है, क्या आएगा, RHO, रो। और इसको ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टिविटी, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। अब रो आपकी रेजिस्टिविटी होती है, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, R इंटू में A बाय में L, ठीक है। अब R मेरा रेजिस्टेंस है, A मेरा क्या है, एरिया है, और L मेरी क्या है, क्या हो जाएगा यहाँ से, आपकी लेंथ है, ठीक है। तो अब इसका सिंबल निकालते हैं एक बार, मतलब इसकी यूनिट निकालते हैं, क्या होगी इसकी यूनिट। रेजिस्टेंस के लिए ओम, एरिया मीटर का स्क्वायर, और लेंथ क्या होगी, मीटर, तो स्क्वायर से कैंसिल, तो क्या हो गई इसकी यूनिट, ओम मीटर, ठीक है। और अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो रेजिस्टिविटी जो है सब्सटेंस की,
वो डिपेंड नहीं करती लेंथ या थिकनेस पे, वो हमेशा सब्सटेंस के मटेरियल और किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। क्लियर इतना? अब अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। और आगे आपका बस इससे रिलेटेड थोड़ी सी न्यूमेरिकल है तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। आई होप आपको समझ आया होगा, और ऐसी वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आप यहाँ तक आए हैं तो ऑफकोर्स आपको समझ तो आया होगा, तभी आप यहाँ तक आए हैं। और ऐसी वीडियोस के लिए आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। बाय।